कोर्ट्स में ख़वातीन वकला के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है, एक परसेप्शन है। किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं? दैट इज़ बेसिकली खुला और डिवोर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं और जिनका रेशियो डे बाय डे बढ़ता भी जा रहा है। क्या ज़रूरत पड़ी हमें इन्हें एक अलग से कोर्ट बनाने की? इवन अभी भी फैमिली कोर्ट्स में इतना प्रेशर होता है कि डिस्पोजल पीरियड अगर लेट्स सपोज 3 मंथ्स का है तो वो एक्सटेंड हो के 6 मंथ्स, 7 मंथ्स और 8 मंथ्स चला जाता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गार्जियनशिप है या जो कस्टडी है माँ और बाप दोनों में से किसी को भी ना मिले? यू नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट, जिसमें एक मेंटल एबिलिटी भी नहीं होती है, निकाह हो जाता है, फिर देन एंड में जो है वो वुमेन सफ़र कर रही होती है, एंड देन इन एंड ये होता है कि वो फिर खुला के लिए कोर्ट में पहुंची हुई होती हैं। हम देख रहे होते हैं कि अंडर एज मैरिजेस भी हो रही होती हैं, जो अक्सर बाकी शादियां होती हैं जिन्हें हम कोर्ट मैरिज का टर्म जिनके लिए यूज़ करते हैं, उसमें फ्री विल या मेजॉरिटी जो है वो फ्री विल जो होती है वो विल देने वाला जो होता है वो अंडर एज होता है। बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर करवाई ही नहीं जाती शादियाँ, निकाह नामा मौलवी साहब पढ़ा देते हैं, बस उसके बाद वो मौलवी साहब की नॉलेज में ही रहता है। अब लोग इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि शादी डिक्लेयर ना करो, अगर चली तो चली, नहीं चली तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। मेरे पास ये केस है डिक्लेरेशन लेने के लिए नादरा की तरफ से कि एक बंदा था, उसने अपना CNIC बनवाना था, बट जब वो CNIC बनाने गया तो उसके जो पेरेंट्स की डेट थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से 2 महीने पहले की वो डेट थी। अल्लाह माफ़ करे कि मैं जब उनके खुला के केसेस जब खुद अप्रोच कर रही होती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लॉयर दिख रही होती हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि एजुकेशन, इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन कर रहा है। इवन एजुकेटेड फीमेल्स वो भी उस टाइम शायद वो बार्गेन नहीं कर पाते। लोगों ने तो ऐसे केसेस हमाद मैंने देखे हैं कि ऐसे क्लेम्स डाले कि मेरा वो नेटफ्लिक्स का 560 का अमाउंट मैं तुम्हें दे रहा था वो वापस करो। किसी ने ये लिखा कि मेरा लूडो और चेस गेम वापस करो। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेरी रिसेंटली एक डायरेक्शन दिए कि जो निकाह नामा है इसको अमेंड करना चाहिए और इसमें मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड भी कॉलम्स ऐड होने चाहिए। इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग कि अगर औरत खुला के लिए जा रही है तो उसे अपना हक महर जो है वो फॉरगो करना जरूरी है। हक महर इज बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ अ वाइफ। शर्त रखी जाती है एक होती है कि अगर खुदा ना खास्ता जो हस्बैंड है अगर वो डाइवोर्स करेगा तो उसे इतना पैसे देने हैं या घर नाम करना है। एक मैंने केस देखा कि उनको रिटन स्टेटमेंट के 2-3 बार चांस दिए गए। पहले तो एक रीजन ये आया कि प्लीडिंग है वो रीडेबल नहीं है तो दोबारा दे दिया जाए, 15 दिन और खिंच गए उनके। फिर उसके बाद रीडेबल उनको दिया कि अब आप रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये आया कि द लॉयर इज बिजी बिफोर अनदर बेंच हाई कोर्ट में, तो वो आ नहीं सकते हैं। एक और डेट हो गई, फिर उसके बाद एक और डेट हुई, वो ऐसी हुई कि उसमें उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट की माँ को कैंसर है तो वो खुला का केस परस्यू नहीं कर सकता। कोई तलाक ना दे रहा हो बट ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा हो कि यार वो खातून है वो खुद खुला ले लें। क्रूरटी को ये देखा जाता है कि मारपीट है या नहीं है। फिर कोर्ट कहती है कि मेडिकल एविडेंस, आपने मेडिकल करवाया जब आपको मारा पीटा। जो जजमेंट आई है वो ऐसे आई है कि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल अब्यूज, इट्स अबाउट इमोशनल ट्रॉमा एज वेल। दोनों चीजें सेम है या दोनों में फर्क है, खुला में और स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में? आपको ये बताया भी नहीं जाता कि आप इसको चेक मार्क कर लें, आपका ये राइट है और ये राइट आपको एंड में लिटिगेशन से बचाएगा। जब भी कोई फैमिली केस के बारे में मुझे कोई कॉल आती है या क्लाइंट्स आते हैं पूछते हैं कि वकील साहब खर्चा कितना आएगा, यू आर इन लव विद दैट पर्सन, यू कांट लिव विदाउट दैट पर्सन, बट जब आप लिटिगेशन में आते हो तो आपका लव धरा का धरा रह जाता है और उसमें फिर आपको अपनी औकात नजर आती है कि आप क्या हैं। क्या वाइफ जो है वो खुद को खुद भी तलाक दे सकती है? एडजर्मेंट्स भी हमें देखनी पड़ती है कि अदर साइड कितना तंग करे, क्योंकि जब तंग करने पे आते हैं तो एक 3 मंथ्स का जो केस है वो 6 मंथ्स पे चला जाता है। जैसे इंडिया में एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट है उनका बेसिकली, जिसमें वो कोई भी रिलीजन का बंदा किसी दूसरे से शादी कर सकता है। क्या पाकिस्तान में इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी वे कि इंटर रिलीजन मैरिज हो सके? उस पर लिखा क्या होता है? जो क्रॉस होते हैं या जो नहीं भी होते हैं उनमें लिखा क्या होता है? कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? जो क्रॉस होते हैं उसमें सारे औरत के राइट्स होते हैं जो क्रॉस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे ऑन आवर पॉडकास्ट एंड कैसे मजाज हैं आपके? Thank you so much, Hamad, for inviting me. I'm well, alhamdulillah. How about you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। और सबसे पहले चूँकि आप एक खातून हैं, लीगल प्रोफेशन में भी हैं, तो ख़वातीन जो हमारी वीडियोस देखती हैं उनका अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ख़वातीन को लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए, क्या कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना चाहिए, या क्या लॉ जो है वो एक अप्रोप्रिएट फील्ड है भी ख़वातीन के लिए या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन हमाद। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट है कि आप लिटिगेशन में आएँ, यू हैव अ गुड आर्ग्यूमेंट फैक्टर आपके अंदर बहुत है, तो देन आई वुड डेफिनेटली एडवाइस एवरी वन अराउंड मी कि आप ज़रूर इस लिटिगेशन को ज्वाइन करें। एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड बाय द वे। इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि औरतों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वकालत करना, बिकॉज ज़्यादा
ज़्यादातर जो हैं वो मेंस होते हैं एंड अनकम्फर्टेबल माहौल होता है, बट माहौल आप ख़ुद क्रिएट करती हैं. देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री. आप अपनी बाउंड्री सेट करें, आप अपनी प्रैक्टिस करें, एंड डेफिनेटली एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका इंटरेस्ट आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है. अच्छा, प्रोस तो आपने बता दिए, Yes. कॉन्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज इफ समवन वांट टू जॉइन एनीथिंग तो दैट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो कुछ कॉन्स मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कि ख़वातीन को पता होने चाहिए या वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए जब वो लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन कर रही हूँ. ओके, सो बेसिकली कॉन्स की अगर बात की जाए, सो आई वुड से कि फॉर एवरी जेंडर, नॉट ओनली वुमेन, आपको पेशेंस लेवल बहुत अपना मेंटेन करना पड़ता है. क्योंकि जब आप पास आउट होते हैं, आपकी डिग्री आपके हाथ में आती है, तो आपको ये लगता है कि आपके पास पावर आ गई. डेफिनेटली आपके पास पावर आ गई क्योंकि आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं. बट फिर एक फैक्टर आ जाता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस अब अर्निंग स्टार्ट हो जाए, बस हमारा ₹1,00,000 तो बस आना शुरू हो जाए और फिर वो 5 लाख में हो, बिकॉज हम अपने सीनियर के अंडर काम कर रहे होते हैं. सो वी वांट के क्विक मनी आ जो जाए. सीनियर कमा रहे हैं वो भी हम कमाएं. वो ज़रूर आप कमाएंगे, आपका टाइम आएगा, बट आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका एक्सपीरियंस, आप जिस तरह लर्न करेंगे अपने सीनियर से, उस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे जाएंगे जिस लेवल पे आप उस वक्त डिग्री लेते वक्त सोच रहे होते हैं. सो आई वुड से कि इतना ज़्यादा जो आजकल की जनरेशन है वो ये सोचती हैं कि जल्दी से अर्निंग हो जाए, एक बंगला ख़रीद लें, एक अच्छी गाड़ी आ जाए, नहीं तो एक लेटेस्ट फ़ोन ही हम ले लें. तो उसके लिए ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस करें, जो आपने लर्न किया है अपने इंस्टीट्यूट से, आप उसको जो है वो परस्यू करें. कोर्ट में जाएं, रेगुलर कोर्ट में जाएं, रेगुलर आप जो हैं वो प्रोसीडिंग्स से सीखें. एंड हमाद आई वुड से being in this field since so many years, I would say आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. So learning process never end, but yes, you need to be very patient in this field. अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि शायद कोर्ट्स में ख़वातीन वकला के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है. एक परसेप्शन है, बिकॉज ये सब वो लोग बात कर रहे होते हैं और हम भी उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं जो कि शायद आज तक कोर्ट नहीं गए, बिकॉज मैट्रिक इंटर करने के बाद नाउ जो फीमेल्स हैं दे वांट के यार कौन सी प्रोफेशन, कौन सी फील्ड को चूज़ किया जाए. एंड उनके माइंड में या उनको बताया भी जाता है कि कोर्ट्स में हैरेसमेंट भी होती है. एंड आई थिंक कि यही अप्रोप्रिएट वर्ड है या यही पूछा जाता है. सो क्या एक्सपीरियंस आपका होता है ऐसा, या इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन एंड एनवायरनमेंट इज़ सेफ? देखिए, इस तरह के केसेस होते हैं, हैरेसमेंट भी होती है, बट आई वुड रियली एडवाइज़ ऑल द वुमेंस के आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करें. जहाँ आप किसी को ज़रा सा मौका देंगी तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी. एंड सेकेंडली मेंस को भी चाहिए कि जिस तरीके से वो अपनी फैमिली में हर मेंबर को रिस्पेक्ट देते हैं, उस तरह लीगल फ्रेटर्निटी को भी देना चाहिए. स्पेशली वुमेंस, उनकी बहनों की तरह उनको कंसिडर करें, उनको रिस्पेक्ट दें. ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, वो बहुत बुरा होता है. उसमें ये हर कोई ये समझता है कि हम औरत से बेहतर हैं. देखिए, औरत का लेवल जो है, मैं ये कहती हूँ एज बीइंग अ वुमेन, वो मर्द से ज़्यादा है इन दैट सेंस कि वो घर भी मैनेज कर रही होती हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो कुछ करना चाहती हैं. तो आई थिंक रिस्पेक्ट लेवल मेन की साइड से ज़्यादा आना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बनिस्बत हैरेसमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. उनके लिए इन्वायरमेंट इतना डिस्कम्फर्ट कर दें कि वो शायद उनको सेकेंड थॉट आए कि कल कोर्ट जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो चीज़ हो या ना हो. एंड स्पेसिफिकली हमारे पास आई वुड से वी आर लकी कि हमारे पास सिंध बार काउंसिल है, उनकी मैनेजमेंट टीम है जो इस तरीके से अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा पहुंची हुई भी होती है. मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव और पहले जो माहौल था उससे बेहतर माहौल है आई वुड से. बट ये कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलेंगी, हैप-हैज़र्ड में ये सारी चीज़ें नहीं बदल सकती. अच्छा, व्हाई डिड यू चूज़ लीगल प्रोफेशन? आप इस प्रोफेशन में कैसे आई? क्या जर्नी रही अभी तक आपकी? कब आपने LLB किया, कहाँ से किया, एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? ओके, वेल मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कि मैं लॉयर बनूंगी. अच्छा, वैसे हमारे पास जितने लोग आते हैं सब यही कहते हैं एंड सबकी ये स्टोरी होती है कि हमारा इरादा नहीं था बट हालात ने बना दिया. सो आई वुड से कि एक आपकी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है. मेरी प्लानिंग ये थी टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मेरे F4 दैट इज़ अ लॉ पेपर जो ACCA में होता है, उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे. तो माई मॉम इज़ ऑल्सो बिलोंग टू अ जुडिशल बैकग्राउंड, रिटायर्ड जज हैं वो अब. तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत अच्छे करती हो, इस फील्ड में क्यों नहीं आ जाती हैं. ऐसी एक टेबल टॉक हो रही थी हमारी. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. देन आई परस्यूड माई कैरियर फ्रॉम SM लॉ कॉलेज
एंड मैंने पहले जैबिस में भी अपना जो है फर्स्ट ईयर वहाँ दिया था, बट ड्यू टू माई ओन प्रोफेशन एज वेल, क्योंकि उससे पहले मैं एक इवेंट प्लानिंग का बिजनेस भी मैनेज कर रही थी, तो वो मैनेज करना एंड जैबिस में स्टडीज़ को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. देन माई मॉम वाज लाइक कि अगर यू वांट टू गेट अ डिग्री, गो फॉर SM लॉ. SM लॉ भी बहुत रेपुटेबल हमारा कॉलेज है, एंड उनकी पढ़ाई जो है इट्स कंपेरेटिवली ईजियर इफ़ वी गो फॉर द अब्रॉड थिंग. अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो तुम जा सकती हो, बट मैंने SM लॉ को सेलेक्ट किया. आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर. इन 2016 आई फिनिश्ड माई दिस LLB, एंड इन 2019 आई फिनिश्ड माई मास्टर्स फ्रॉम देयर. So which is your area of practice now? I started initially with my mom. मैंने ममा के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की. She got retired in 2010 and वो अपनी प्रैक्टिस ATC कोर्ट में करती हैं. प्रेजेंटली भी वो अभी प्रैक्टिस कर रही हैं. सो पहले तो मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर देन इन 2016 व्हेन आई गॉट इनरोल्ड. मैं इनरोल्ड से पहले उनको सिर्फ मैटर्स में असिस्ट करती थी, कोर्ट नहीं जाती थी. बट या आई क्लियर. वैसे आई थिंक कि सब लोग ही कहीं ना कहीं अपेयर भी हो रहे होते हैं. सो नहीं, मैं अपेयर बिल्कुल भी नहीं. मैंने बिल्कुल लॉज फॉलो किए. सो बेसिकली 2000, क्योंकि मैंने 2013 में स्टार्ट की अपनी एजुकेशन लॉ की. सो मुझे इंटरेस्ट उस वक्त बहुत डेवलप हो रहा था, तो वो थोड़ा थोड़ा जो भी वो ड्राफ्टिंग करती थी तो मैं उनको चेक करती रहती थी, देखती थी कि किस तरीके से क्या चीज़ प्रोसीड हो रही है. एंड देन इन 2016 फाइनली जब मैं इनरोल्ड हुई, आई रियलाइज़ कि आई थिंक आई शुड बी मूविंग फॉरवर्ड. मैं डिफरेंट फ्लेवर्स सब करूँ, क्योंकि क्रिमिनल की प्रैक्टिस काफ़ी हद तक हो गई थी. देन आई जॉइंड SA जमाली. वहाँ पे मैंने 2-3 साल तक प्रैक्टिस की, एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आ गया लाइफ में. एंड then I joined अली वाहिद साहब, एंड इन 2020 फिर एक लाइफ में ब्रेक आया, कोविड हो गया, हालात बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हो गए. एंड फाइनली आफ्टर अ ह्यूज गैप मैं 2 साल पहले मैंने कम बैक दिया अपना. एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद बैरिस्टर अली ताहिर एंड डीलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देयर. एंड मैं जैबुल में एज द विजिटिंग लेक्चरर हूँ और मुस्लिम पर्सन लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. सो आप ज़्यादा क्या एरिया ऑफ प्रैक्टिस आपका, मतलब अगर हम सम अप करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हैं, क्रिमिनल में हैं, या फैमिली हैं? बिकॉज यू हैव ऑल द फ्लेवर्स. या आई डू हैव. मैं मेंशन करना भूल गई कि मेरे फैमिली लॉ पे ज़्यादा ग्रिप थी, क्योंकि ममा के साथ मैंने इनरोल्ड होने से पहले क्रिमिनल मैटर्स को तो मैं देखती थी, बट जब मैं इनरोल्ड हुई तो मेरे पास फर्स्ट फैमिली केस आया जो कि मेरी अपनी ही फ्रेंड का था. सो इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर हर एज वेल, एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर फॉर मी एज वेल, क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोजेस्ट दोस्त थी और है अभी भी. एंड उसका खुला का केस मैंने किया, हाई प्रोफाइल केस था, मैंने जीती भी अपना ये केस. एंड उसके बाद फिर मेरे पास फैमिली केसेस आने शुरू हो गए, क्योंकि अब जब आपकी फेस वैल्यू बनती है एंड यू ट्राई टू गेट अ लॉट ऑफ केसेस फिर देयर, तो फैमिली केसेस में मेरी जो है वो एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो गई. एंड अप टिल नाउ इवन वर्किंग विद अली, मेरे पास फैमिली केसेस आते हैं तो मैं बिट्स एंड पीसेस जो कि मेरे बड़े क्लोजेस्ट होते हैं मैं फिर उनके ले लेती हूँ. सो लाइक फैमिली केसेस में हम देखते हैं आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कॉमन डिस्प्यूट्स फैमिली केसेस में कौन से आते हैं? आपने जो एक्सपीरियंस किया हो या आप अपनी प्रैक्टिस में जो देखती हैं. देखिए, फैमिली डिस्प्यूट हमाद इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बट जो इफ़ आई टॉक अबाउट द रेशियो कि किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं, दैट इज़ बेसिकली खुला और डिवोर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं और जिनका रेशियो डे बाय डे बढ़ता भी जा रहा है. सो जो फैमिली कोर्ट्स हमारी होती हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें इन्हें एक अलग से कोर्ट बनाने की? क्या हम जो ऑर्डिनरी हमारे पास कोर्ट्स थी उन्हीं को ये जुरिस्डिक्शंस या उन्हीं में हम ये केसेस भी नहीं चला सकते थे? एक फैमिली कोर्ट अलग से एक टर्म बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? एंड फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन क्या होती है? कौन कौन से केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स की डोमेन में आते हैं? सिर्फ खुला या तलाक यही केसेस होते हैं, या इसके अलावा भी कोई केसेस हैं? देखिए अहमद, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि फैमिली जो केसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के होते हैं. एंड अगर हम एक ही कोर्ट के अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स डाल दें तो इट्स वेरी हार्ड फॉर द कोर्ट के सारे लिटिगेशंस को प्रॉपर टाइमली कवर किया जाए. इवन अभी भी फैमिली कोर्ट्स में इतना प्रेशर होता है कि डिस्पोजल पीरियड अगर लेट्स सपोज 3 months का है तो वो एक्सटेंड हो के 6 months, 7 months और 8 months चला जाता है, जस्ट बिकॉज कभी कभी हम ये देखते हैं कि अदर साइड की
तरफ से जो है एडजर्नमेंट फाइल हो रही है, कभी कभी बोर्ड ज़्यादा है तो टेकअप नहीं हो पा रहा है मैटर. सो आई पर्सनली बिलीव कि फैमिली कोर्ट्स को सेपरेट होना चाहिए था और है भी. बट नाउ आई टेक योर सेकंड क्वेश्चन कि फैमिली जो कोर्ट्स होते हैं बेसिकली उसमें आपके आ जाते हैं विजिटेशन राइट्स आ जाते हैं बच्चे के, मेंटेनेंस आ जाती है, डायरी आर्टिकल्स आ जाते हैं, एंड लाइक आई सेड खुला, डिवोर्स, ये सारे आ जाते हैं. एंड कभी कभी आपके मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी हाईलाइट होते हैं. सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, राइट फ्रॉम खुला टिल द गार्जियनशिप, कस्टडी, मेंटेनेंस ऑफ अ किड, ये सारे मैटर्स जो हैं वो लाइन अप होते हैं इस फील्ड में. अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो गार्जियनशिप है या जो कस्टडी है माँ और बाप दोनों में से किसी को भी ना मिले? किसी को भी ना मिले? यस. अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि किसी को भी ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ज़िंदा हैं तो डेफिनेटली उसमें से एक पेरेंट को सेलेक्ट किया जाता है और वो भी वेलफेयर देखा जाता है, कोर्ट इसको देखती है. कोर्ट अगर समझती है कि दोनों के पास ही वेलफेयर नहीं है, दोनों इस काबिल नहीं है कि संभाल सके, देन व्हाट? देन फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो फैमिली लॉ में थोड़ी सी मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, ये थोड़ी पढ़ी मैंने कि जो कुछ ऑफेंसेस हैं वो भी फैमिली कोर्ट्स ट्राई कर रही होती हैं, उनके ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा रहे होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेस आर दोस जिनके ट्रायल्स फैमिली कोर्ट्स कंडक्ट करती हैं? हमारे बेसिकली लाइक आई सेड अर्लियर के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो आपके होते हैं जिसमें फिजिकल अब्यूज़ आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाएँ, वो कुछ चंक्स जो हैं वो फैमिली कोर्ट देख सकती है, मगर जुरिसडिक्शन फैमिली कोर्ट के पास नहीं होती. अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो वो फिर दूसरा कोर्ट जो है वो देखता है, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास. यस, एग्जैक्टली. अच्छा, हमारे पास कौन से ऐसे प्राइमरी लॉज हैं, कौन सी लेजिस्लेशंस हैं जो कि फैमिली लॉज को या फैमिली डिस्प्यूट्स को जो है वो रेगुलेट करती हैं या उसको डील करती हैं? हमारे पास फैमिली कोर्ट के लॉज हैं, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी आ जाती है, इसमें आपके मेंटेनेंस में जो है जो चाइल्ड के जो लॉज हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसमें जो ऐड ऑन होते हैं, बट बेसिकली जो हाईलाइट होती है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है, बिकॉज उसी के अंदर आपके स्टैचुटरी ग्राउंड्स होते हैं जिसमें आपको देखा जाता है कि वेदर द वाइफ शैल बी ग्रांटेड खुला या फिर वो डिवोर्स की सूरत में उसका सूट जो है वो फाइनलाइज हो. फिर वो मेंटेनेंस की बात होती है, फिर चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात होती है, देन गार्जियनशिप होता है तो हम गार्जियन एंड वार्ड एक्ट को देखते हैं. इस तरह के सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, नाउ बिफोर शादी तुड़वाने से पहले हम शादी करवाने की तरफ चलते हैं. लाइक जैसे इंडिया में एक स्पेशल लॉ है कि वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है उनका बेसिकली, ओके, जिसमें वो कोई भी रिलीजन का बंदा किसी दूसरे से शादी कर सकता है. क्या पाकिस्तान में ये कोई पॉसिबल है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी वे कि इंटर रिलीजन मैरिज हो सके? देखें, हम लोग फॉलो करते हैं, अब हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम फॉलो करते हैं एंड वी आर मुस्लिम, ठीक है. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वे आउट एंड यू हैव टू बी मुस्लिम, बिकॉज हमारा जो निकाह नामा है वो प्रॉपर मुस्लिम एडल्ट के लिए बनता है, वो दूसरे रिलीजन के लिए नहीं बनता. एंड ऑफ कोर्स अगर शादियाँ जो हो रही होती हैं तो उसमें मैंने यही देखा है कि रिलीजन पहले कन्वर्ट होता है, देन फिर वो निकाह नामा की फॉर्म में आता है. अच्छा, हमारे पास ऐसा सच कुछ स्पेशल मैरिजेस के लिए लॉज नहीं है, बस वही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस उसी के तहत. एग्जैक्टली, यस. तो जो दूसरे जैसे कि मुस्लिम्स के लिए तो देखें, अब जो फैमिली लॉज हैं दे आर कि हर सेक्ट के या हर मज़हब के अपने अलग हैं. अब सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान तो रह नहीं रहे, मुस्लिम्स को कैसे डील किया जाएगा? नॉन मुस्लिम्स, लाइक इफ़ समवन इज़ हिंदू एंड इफ समवन इज़ क्रिश्चियंस, तो उनको कैसे डील किया जाएगा? क्या लॉज सबके लिए यूनिफॉर्म हैं या अलग अलग हैं? लॉ सबके लिए अलग अलग हैं. जैसे लाइक आई सेड मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मुस्लिम्स के लिए, उस तरह हिंदू का लॉ भी अलग है, क्रिश्चियंस का लॉ भी अलग है और सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है जिसको उनके हिसाब से फॉलो अप करना चाहिए. बट अगर मैरिज की बात की जाए तो आपको, अगर आप मुसलमान से शादी कर रहे हैं तो आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करके फिर शादी करनी पड़ेगी. आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक क्लैश आ जाएगा. अगर एक हिंदू मुसलमान से कर रहा है तो फिर आप यही समझें कि किस तरीके से फिर आगे चलेगा. ना तो वो उसका निकाह रजिस्टर हो सकता है बिकॉज एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज़ पर शरिया हम लोग फॉलो करते हैं, ना उसकी प्रोसीडिंग सही तरीके से हो सकती है बिकॉज उसमें ये हो जाएगा कि हिंदू का लॉ फॉलो करना है या मुस्लिम का लॉ फॉलो करना है. तो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एक फैमिली है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट के पास सारे फैमिली केसेस को जो रिस्ट्रिक्शन है केसेस को सुनने की. व्हाट इफ़ मुस्लिम्स तो आ रहे हैं, चलें वो मुस्लिम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से या उनके कवानीन के हिसाब से, मुस्लिम फैमिली लॉ या मोहम्मदन लॉ के हिसाब से उनको डील किया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर लॉज उसी हिसाब से बने हुए हैं. बट व्हाट इफ़
कोई क्रिश्चियन आता है, उनके रिलीजन में डिफरेंट वेज हैं, खुला के तलाक के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हिंदूज हैं उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या उनको अपने अपने लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा या यूनिफॉर्मली सबको एक ही बराबर एक ही तरह से फैमिली कोर्ट्स डील करेंगे? देखिए, जो मेरा पास्ट अभी एक्सपीरियंस गुजरा था, तो मेरे पास एक क्रिश्चियन पार्टी आई थी। सो बेसिकली उनका जो लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एज़ पर कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल किया कि इनका ये क्योंकि क्रिश्चियन है तो इनके लॉज में क्या बात है। तो बेसिकली आपके सवाल का मैं जवाब इस तरह दूंगी कि अगर डिफरेंट रिलीजन है तो उनके लॉ के हिसाब से फैसला किया जाता है। मुस्लिम लॉ का क्रिश्चियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, नाउ मैरिज की अगर हम बात करें तो देयर मस्ट बी सम इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज, जिसे हम एक वैलिड मैरिज समझते हैं। तो वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए एक वैलिड मैरिज में? सबसे पहले तो आप मुसलमान होने चाहिए, फिर आप एडल्ट होने चाहिए, आपने एक हक महर प्रॉपर सेट किया हुआ होना चाहिए, आपके पास विटनेसेस होने चाहिए, एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप इतने मैच्योर इनफ हों कि आप मैरिज करने के जो है वो उस कैटेगरी में आए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट, जिसमें एक मेंटल एबिलिटी भी नहीं होती है, निकाह हो जाता है, फिर देन एंड में जो है वो वुमेन सफ़र कर रही होती है, एंड देन इन एंड ये होता है कि वो फिर खुला के लिए कोर्ट में पहुंची हुई होती हैं। अच्छा, ये जो लाइक मैच्योरिटी की बात है, सो इज़ इट डिपेंडेंट ऑन एज, या हम देख रहे होते हैं कि अंडर एज मैरिजेस भी हो रही होती हैं, जो अक्सर बाग की शादियां होती हैं जिन्हें हम कोर्ट मैरिज का टर्म जिनके लिए यूज़ करते हैं, उसमें फ्री विल या मेजॉरिटी जो है वो फ्री विल जो होती है, वो विल देने वाला जो होता है वो अंडर एज होता है। तो क्या ये वैलिड मैरिज होती है अंडर एज की, या मैच्योरिटी को आप किस तरह से सेंस करते हैं? क्या सिर्फ एज का जो एक नंबर है 18 ईयर्स दैट इज़ मिनिमम और मैक्सिमम, या इसके अलावा बियॉन्ड भी इसके जाते हैं? देखिए, मेजॉरिटी की जो एज है दैट इज़ 18 ईयर्स, बट आई वुड से कि इंसान मैच्योर तब होता है जब उसको ये समझ में आ रही हो कि वो करने क्या जा रहा है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्पाउस की लेगा या नहीं लेगा। मैं अंडर एज मैरिज के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, वो नहीं होना चाहिए, स्पेसिफ़िकली इसलिए भी क्योंकि वुमेंस को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। ये जो थोड़ा सा ये मीडिया को देखती हैं और ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को समझ रही होती हैं कि ये शादी करेंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इन द एंड सबसे ज़्यादा वही बेचारी सफ़र करती हैं। सो आई वुड हाईली गिव इम्पोर्टेंस टू दैट फैक्टर कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं यू गेट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, फिर उसके बाद आपका वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट होता है। एंड अंडर एज में तो आपने कुछ किया ही नहीं है, एंड बस फिर वो हो जाती है, और फिर वो सक्सेस भी नहीं है, सक्सेस रेट भी अंडर एज का बहुत कम है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है, मैरिज हो गई या अंडर एज हुई, ओवर एज हुई, वट एवर इट इज़, नाउ कमिंग टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर करवाई ही नहीं जाती शादियाँ, निकाह नामा मौलवी साहब पढ़ा देते हैं, बस उसके बाद वो मौलवी साहब की नॉलेज में ही रहता है। तो क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? क्या रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या वो शादी ही नहीं मानी जाएगी, या स्टिल दैट इज़ अ वैलिड मैरिज? देखिए, एज पर शरिया दैट इज़ अ वैलिड मैरिज, बट ऑब्वियसली जब आप एक मुल्क में रह रहे हैं तो आप अपनी उस शादी को रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहे? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। अभी एक रिसेंटली मेरे पास केस आया था, एंड आजकल मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि रजिस्टर इसलिए नहीं होती है कि वो ज़रा देख रहे होते हैं कि किस तरह शादी चलेगी, ताकि हमारी, क्योंकि निकाह में ये होता है ना कि जब आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है तो वो एक रिकॉर्ड पर आ जाता है कि ये इनकी मोहतरमा की शादी हो गई है, एंड देन उसके बाद अगर नहीं चलती है तो अगर सेकंड मैरिज होती है तो वो फर्स्ट कॉलम उसका भरा जाता है कि ये तलाकशुदा हैं। तो अब लोग इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि शादी डिक्लेयर ना करो, अगर चली तो चली, नहीं चली तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। बट एज़ पर माई ओन व्यू कि वंस आपने निकाह कर लिया है फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसलिए भी क्योंकि आगे जाके आप चीज़ों में फंसते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, लेट्स सपोज अपने स्पाउस के साथ कहीं जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी आइडेंटिटी होती है दैट यू आर अ वाइफ ऑफ समवन, एंड ये होना चाहिए। मतलब ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो बड़ा अजीब सा एक सवाल है कि क्यों नहीं आप अपनी शादी को रजिस्टर कर रहे हैं। वही चालाकियाँ उसमें होती हैं, मैं क्या कह सकती हूँ उसमें। मैं इस पे आपको थोड़ा सा एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। एक बार मेरे पास एक केस आया, उस पर आई डोंट नो दैट वाज अ मिस्टेक, दैट वाज नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट वाज अ मिस्टेक, बट
मेरे पास ये केस आया डिक्लेरेशन लेने के लिए नादरा की तरफ से कि एक बंदा था, उसने अपना CNIC बनवाना था, बट जब वो CNIC बनाने गया तो उसके जो पेरेंट्स की डेट थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से 2 महीने पहले की वो डेट थी, लाइक ऑन द पेपर्स। तो नादरा वाज वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट्स हैपनिंग, एंड उन्होंने कहा भाई आप अगर ये कोई गलती भी है तो आप इसकी डिक्लेरेशन कोर्ट से लेके आए, एंड दैट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि जब इस तरह से डेट्स मिसमैच करेंगी एंड नादरा आपको शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना के देगा, सो दिस कुड बी अ रियली बिग प्रॉब्लम। अच्छा, निकाह नामा जब हम रजिस्टर जिसको कराते हैं, बट उस पे बहुत सारे खाने, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, नहीं क्रॉस होते हैं या नहीं होते वो भी चले, एक बार उस पर लिखा क्या होता है, जो क्रॉस होते हैं या जो नहीं भी होते हैं उनमें लिखा क्या होता है, कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? जो क्रॉस होते हैं उसमें सारे औरत के राइट्स होते हैं जो क्रॉस होते हैं, उसमें उसका मेंटेनेंस भी सेट हो सकता है, उसकी फ्यूचर प्रॉपर्टी जो उसका हस्बैंड उसको शादी के बाद देगा वो भी सेट हो सकता है, वो सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं जो खुला के केस में जब वो डालती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो सब सेट हो सकता है। मगर वो हमारे मौलवी हजरात हमें क्रॉस करके देते हैं एट द टाइम ऑफ निकाह कि बस सब साइन कर लो और बस निकाह हो गया, क्योंकि औरत अपनी लाइक आई सेड बहुत इमोशनल होती है और एक उसका एक माइलस्टोन वो अचीव कर रही होती है कि बैचलर से वो एक मैरिड लाइफ पे जा रही होती है, तो वो इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करती। वो कंसिडर तब करती है जब उस पर आती है, और वो इतनी बुरी आती है कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं जब उनके खुला के केसेस जब खुद अप्रोच कर रही होती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लॉयर दिख रही होती हैं कि इसमें ये था, इसमें ये था। तो मैं ये कहती हूँ सारी लेडीज से कि जब पहले देखना था कि जब निकाह हो रहा होता है तो आप उस वक्त अपनी चीज़ों को क्यों नहीं हैंडल करती, उस वक्त वो फाइनेंस पे आप बात क्यों नहीं करती हैं? अगर आप उस वक्त सारी चीज़ें सेट कर लें कि मैं जब शादी मेरी होगी, मैं जब ये निकाह साइन कर रही हूँ, मेरा मेंटेनेंस 20,000 होना चाहिए, विद इंक्रीमेंट भी होना चाहिए हर साल का, मेरे अगर हस्बैंड की सैलरी बढ़ जाए तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड गिफ्ट भी दे, ये भी दे, मुझे एक सेपरेट हाउस चाहिए, अगर वो हर चीज़ सेट हो जाए तो इतने सारे मसले मसाइल ना आए। बट आई थिंक वो सेट होने से पहले वो शादी टूट जाएगी, बिकॉज इस लेवल पे ये चीज़ें नेगोशिएट करना, आई थिंक कि वो शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, हालांकि होनी चाहिए, बट आई थिंक कि इट इज़ नॉट अबाउट कि एजुकेशन, इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन कर रहा है, इवन एजुकेटेड फीमेल्स वो भी उस टाइम शायद वो बार्गेन। अच्छा, बट जो राइट्स की बात है कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि निकाहनामे में होते हैं, बीट के जो क्रॉस किए गए हों या इर्रिस्पेक्टिव जो क्या क्या लिखा क्या जाता है, आई वांट टू यू टू एक्सप्लेन कि निकाहनामे में होता क्या क्या है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। देखिए, पहले तो ये लाइक आई सेड मेंटेनेंस होता है कि औरत को कितना मेंटेनेंस मिल सकता है, वो भी क्रॉस हो जाता है। फिर एक होता है कि क्या औरत चाहती है कि उसको एक सेपरेट घर मिल सके, वो भी क्रॉस हो जाता है। देन उसके गिफ्ट्स होते हैं कि अगर वो एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ निकाह कुछ गिफ्ट्स की डिमांड करती है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए, वो क्रॉस हो जाता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज दैट इज़ तलाक़ तफ़वीज़, राइट टू डिवोर्स, क्लॉज नंबर 18, उसको भी काट दिया जाता है। हालांकि मैं ये समझती हूँ उस पर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक औरत को उसको राइट मिलना चाहिए कि अगर उसे नहीं रहना अपने हस्बैंड के साथ एंड शी हैज़ गिवन अप और अब उसकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही है, तो वो जो क्लॉज 18 अगर उस टाइम वो चेक कर ले और मार्क कर ले तो वो उसको कोर्ट में आने से बचाता है। बिकॉज आपने देखा होगा हमाद एज अ फैमिली लॉयर एज़ वेल कि लिटिगेशन जो है खुला की सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेंटिफ सफ़र कर रहा होता है। इसमें आप कुछ भी कह लें, अदर साइड का प्रेशर करें, कुछ भी कह लें, बट वो सबसे ज़्यादा इसलिए भी औरत प्रेशर में आती है। एक तो वो इमोशनल ट्रॉमे से गुजर रही होती है कि फाइनली शी हैज़ डिसाइडेड दैट शी कैन नॉट लिव विद हर हस्बैंड, एंड देन फिर उसे होता है कि अब कोर्ट भी आना है, एंड देन कोर्ट की डेट्स पे 15 डेज़ की डेट लग गई, 10 की लग गई, वेकेशंस आ गए, कुछ आ गए, और वो मतलब ऑब्वियसली इतने ट्रॉमे से गुजरने से बेहतर ये है कि निकाहनामे पे अपना राइट टू डिवोर्स साइन कर ले। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, हर नॉर्म्स को चेक करना चाहिए कि उसने हर वे आउट कर लिया है अपनी शादी को बचाने के लिए, नहीं जज्बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको डिस्करेज करते हैं कि राइट टू डिवोर्स को आप नहीं चेक मार्क करें क्योंकि औरत इमोशनल होती है। बट मैं फिर अगेन ये कहती हूँ कि अगर औरत समझदार हो और अपनी शादी में बहुत सारे वो मौके दे चुकी हो और फिर भी नथिंग इज़ नथिंग वर्क आउट, तो हर औरत का राइट है कि वो आगे मूव करने के लिए अपने इस ऑप्शन को ऑप्ट करे एंड सेंसिबल तरीके से करे एंड आगे मूव करे, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। और मैंने इतनी सारी ख़वातीन को देखा है कि किस तरीके से वो बेचारी ना सिर्फ ट्रॉमेटाइज्ड होकर आती हैं
बल्कि वो ये सोच रही होती हैं कि काश हम अपने उस निकाहनामे को अच्छे तरीके से देख लेते तो आज मेंटेनेंस का केस फाइल नहीं करते, आज हमारे पास कुछ चीज़ें होती। क्योंकि जब आप एक शादी के रिलेशनशिप में होते हैं, आपको आपकी चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको मेंटेनेंस भी मिल रहा होता है। बट एज अ लॉयर मैंने ये देखा है कि जब आपका सेपरेशन पीरियड आता है जिसमें दोनों पार्टीज़ डिसाइड करती हैं कि क्या हम खुला की तरफ जाएं, क्या हम डिवोर्स दें, क्या करें, जिसमें दोनों पार्टीज़ अलग अलग रह रही होती हैं, उसमें मेंटेनेंस आपका मारा जाता है। वो टाइम पीरियड को कोई कंसिडर ही नहीं करता। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि इफ़ यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, आपको एज अ स्पाउस ये सोचना चाहिए कि पहले जब आपकी वाइफ आपके घर में रह रही थी तो आप उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक्स्ट्रा ही सपोर्ट होता है, पॉकेट मनी से भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट जब वो अलग घर में रह रही है और उसके पास उसके बच्चे हैं तो उसको ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी भी आपके निकाह में है। बट उसमें मैं अगेन ये कहती हूँ कि आपका फैमिली ब्रॉटअप दिखाई देता है, बैकग्राउंड दिखाई देता है। लोगों ने तो ऐसे केसेस हमाद मैंने देखे हैं कि ऐसे क्लेम्स डाले कि मेरा वो नेटफ्लिक्स का 560 का अमाउंट मैं तुम्हें दे रहा था वो वापस करो। तो मैं तो बड़ी हैरत हो गई कि 560 का नेटफ्लिक्स का अमाउंट उसने अपनी प्लीडिंग में लिखा है कि वो वापस करो। किसी ने ये लिखा कि मेरा लूडो और चेस गेम वापस करो। तो वो फिर औरत बेचारी परेशान होकर मुझे देख रही है कि हमने अपनी लाइफ इसको दे दी, ये लूडो और चेस गेम और नेटफ्लिक्स का अकाउंट, मतलब इसकी क्या वर्थ है एक इंसान की लाइफ में जब एक औरत ने आपको अपने एक डिकेड दे दिया हो। 10 साल की शादी है, 18 साल की शादी है। तो मैं ये समझती हूँ कि औरत को बहुत सेंसिबल वे में चलना चाहिए, पहली बात तो ये। एंड अगर लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ जा रही है, क्योंकि आपको आगे की जनरेशन को संभालना है, अपने बच्चों को देखना है, तो अगर आप किसी लायक नहीं रहेंगे और यू आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, सो हाउ कैन यू एबल टू टेक केयर ऑफ द अपकमिंग जनरेशन विच इज़ एक्चुअली लुकिंग एट यू। Exactly. So I know आंसर थोड़ा सा मेरा वो कोई इशू नहीं है, इट्स पॉडकास्ट फॉर्मेट एंड यू कैन आंसर जितना आपको लंबा करना है यू कैन। ओके। सो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेरी रिसेंटली एक सजेशंस कह सकते हैं या डायरेक्शन कह सकते हैं दिए कि जो निकाहनामा है इसको अमेंड करना चाहिए और इसमें मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड भी कॉलम्स ऐड होने चाहिए। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि ऐसा कोई अमेंडमेंट की नीड है निकाहनामे के किसी कॉलम को या पूरे निकाहनामे को कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए या नहीं? वेल, निकाहनामे में मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, क्योंकि ये एक औरत का, मैं आपको ये कहूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ऑडियंस के लिए मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें व्हाट इज़ दैट। ओके, श्योर। सो बेसिकली मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो आपको एक शादी के पीरियड में दी जाती हैं। दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट। जैसे हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे कोई DHA की प्रॉपर्टी कर दी या कोई एक प्लॉट कर दिया, सो दैट इज़ ऑल योर मैट्रिमोनियल गिफ्ट। गोल्ड हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। सो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगी कि होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब औरत की तलाक होती है उसके पास कुछ नहीं होता। लिटरली आपको चंक्स मिलते हैं जिसमें आपका इद्दत पीरियड होता है 3 महीने का। अगर आप प्रूफ कर पाएँ कि आपको मेंटेनेंस नहीं दी गई है तो वो थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें भी आपके जो स्पाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं कि हम जॉबलेस हो गए। ज़्यादातर मैंने जो केसेस देखे हैं उसमें वो हस्बैंड जो हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं फ़ौरन। हालांकि वो वीगो में आ रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, वो अपनी दुबई की ट्रिप कर रहे होते हैं, सारी अय्याशियाँ करेंगे वो, मगर ये कि वो अपने पेपर्स में दिखाएंगे हम तो जॉबलेस हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कि इनके पास अगर एसेट्स नहीं है तो उनके बाप के पास एसेट्स हैं, वो वेल्थ उनके बाप से ट्रैक होती है। उनके पासपोर्ट्स को हमें कॉल करवाना पड़ता है कि पासपोर्ट में ट्रैवलिंग हिस्ट्री को आप देखिए, उनके जो हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स को हमें चेक करवाना होता है कि देखें इनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, जॉबलेस हैं तो क्या हुआ, पैसे वाले तो हैं ना, मगर वो पैसे नहीं निकलते ऑब्वियसली, क्योंकि अब उससे तो कोई वास्ता नहीं जिसके लिए आपने बहुत कुछ अपनी शादी में किया। तो मैं ये समझती हूँ, मैं इस चीज़ को फेवर करती हूँ कि औरत की सिक्योरिटी के लिए ये कॉलम भी होना चाहिए। निकाहनामे को थोड़ी सी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कि निकाहनामे में निकाहनामे से अलावा जो जब बात होती है खुला की, चूँकि अब शादी के बाद फैमिली लॉ में नेक्स्ट थिंग इज़ खुला, राइट। तो खुला में ये होता है कि कहा जाता है कि जो औरत है या जो खुला ले रही है तो उसे अपना जो राइट है हक महर का, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, वो उसे लेट गो करना पड़ता है, और अगर पेड हो तो उसे रिटर्न करना पड़ता है। तो इस बात में क्या सदाकत है, कितनी सच्चाई है इस बात में?
एज़ पर हमारा शरिया यही कहता है कि अगर औरत खुला के लिए आती है तो उसे हक महर देना ज़रूरी है, और यही करंट प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है। इस पर डिबेट होती इस सेंस में है कि हक महर पे हुआ या नहीं हुआ, वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है। उसमें फिर हस्बैंड को ये मेंशन करना होता है नहीं हमने वो दिया, वो ये कहती है कि नहीं हमें नहीं मिला, तो वो कंट्रोवर्शियल मैटर्स जो हैं वो उसमें हाईलाइट होते हैं। बट येस, इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग कि अगर औरत खुला के लिए जा रही है तो उसे अपना हक महर जो है वो फॉरगो करना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो हक महर है, ये इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है हमारे लॉ में या हमारी शरिया में, और इसके अलावा क्या कोई हमें लॉ मिनिमम या मैक्सिमम हक महर का बताता है, कोई इसकी टाइप्स होती हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले हक महर का कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हक महर इज़ बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ अ वाइफ, जो कि उसको शादी के वक्त मिलना चाहिए। मैं ये इसलिए कहती हूँ कि शादी के वक्त ही अगर उसकी चीज़ें उसको दे दी जाएं वो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, बाद में मिल जाएगी, वो बात कभी भी नहीं आती। पहली बात तो ये। अच्छा, डावर दो तरह के होते हैं, एक प्रॉम्प्ट होता है, एक डेफर्ड होता है। प्रॉम्प्ट उसी वक्त पे कर दिया जाता है, जिसमें मैं ज़्यादा फेवर करती हूँ और प्रेस करती हूँ कि आप जल्द से जल्द ही दे दें, वो बेहतर है। एक होता है डेफर्ड, कि हम बाद में फिर कभी देंगे, तो वो कभी कभी लोग निकाहनामे में लिखवाते भी हैं। लेट्स सपोज अगर किसी का 5 लाख का डावर अमाउंट है तो उन्होंने लिखवा दिया कि ये हम प्रॉम्प्ट जो हैं वो 2.5 लाख अभी दे रहे हैं, जो कि उनको उसी वक्त पे आउट करना होता है, एंड 2.5 लाख जो है वो हम डेफर्ड करेंगे। तो कुछ लोग मेंशन करते हैं और कुछ लोग मेंशन नहीं करते, बट मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि जो भी आपने डावर अमाउंट सेट किया है, पहली बात तो ये वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ज़्यादातर मैंने एक हाई प्रोफाइल जिसकी मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, उन्होंने तो सोना लिखवाया था। वो इसलिए क्योंकि वो ऑडियंस होती, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो लोगों को दिखाने के लिए जी रहे होते हैं कि 5 तोला सोना लिखवा लो, 10 तोला, हालांकि औकात उसकी देने की भी नहीं होती है। वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, बट वो लिखवाते हैं इसलिए ताकि लोग बातें करें कि कितनी अमीर फैमिली है कि 5 तोला सोना लिखवाया है। बट जब वो अल्टीमेटली, लाइक आई सेड, खुला का जब वो केस आया तो लिटरली वो बंदा ये कह रहा था कि वो जो स्कूल फ़ीस है वो हम 50-50 कर लें बच्चे की, अगर आप कहें तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि आपने तो तोला सोना लिखवाया था उसमें कि आप ये देंगे उस अपनी वाइफ को, और जब आप अपने खुला के केस में आए जिसमें मेरी जो क्लाइंट थी वो विन कर गई, अब मेंटेनेंस बच्चे की बात हो रही है, तो उसमें बच्चे का स्कूल फ़ीस होगी 20,000, 10,000 मैं पे करूँ, 10,000 वो पे करे। वाई दिस मेंटालिटी? मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए अपना डावर अमाउंट क्यों सेट करें? डावर अमाउंट हैज़ टू बी सेट एज पर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फादर, नॉट एज पर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द सोसाइटी। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं, 5 लाख कर दें, 3 लाख कर दें, मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से सेट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरत की सिक्योरिटी होती है कि ये डावर अमाउंट सेट है, ये मेंटेनेंस सेट है, आगे जाके डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होता कि ये तो हमने आपका यही सेट किया था कि आपको 40,000 मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए। क्योंकि शुरू में जो मैंने हमारा देखा है कि शादियाँ जब होती हैं तो उसमें पॉकेट मनी नहीं दी जाती, उसमें ये कहा जाता है बस जो हैं पैसे वो कर लो। बट मैं ये सबको ये कहती हूँ कि आप शादी ज़रूर करो, बट इट्स अ लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन अ वे। आपकी हर चीज़ सेट होनी चाहिए, नो मैटर आप यू आर इन लव विद दैट पर्सन, यू कांट लिव विदाउट दैट पर्सन, बट जब आप लिटिगेशन में आते हो तो आपका लव धरा का धरा रह जाता है और उसमें फिर आपको अपनी औकात नज़र आती है कि आप क्या हैं। अच्छा, एक जो और कॉन्सेप्ट होता है, शर्त रखी जाती है, एक हक महर के रिलेटेड भी मैं इसमें सवाल ऐड करूंगा, लेकिन पहले शर्त वाली बात कर लेते हैं। एक होती है शर्त कि अगर खुदा ना खास्ता जो हस्बैंड है अगर वो डाइवोर्स करेगा तो उसे इतना पैसे देने हैं या घर नाम करना है, इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं। या कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हक महर है तभी पेएबल होगा अगर हम तलाक देंगे, विद इन मैरिज कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। तो इन कॉन्सेप्ट्स का आप कानून क्या कहता है और आपका क्या ओपिनियन है इन पे? देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि जब हस्बैंड डिवोर्स देता है तो उसे हक महर तो देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से दे रहा है। औरत तो चाह रही है कि वो अपना घर बसाए, मगर हस्बैंड के कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो नहीं रह सकता। तो जब वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है कि मुझे नहीं रहना अपनी वाइफ के साथ, तो हक महर तो राइट है औरत का। अब ये तो दूसरी सिचुएशन है ना कि अगर औरत खुला के लिए आए, क्योंकि अब औरत खुद गिव अप कर रही है तो उसमें उसका हक महर वो अपना फॉरगो कर रही है। बट अगर हस्बैंड वो कर रहा है कि मुझे नहीं रहना, तो उसको हर राइट उसको देना ज़रूरी है। वो तो मैं समझ गया, वो तो सेटल्ड लॉ है कि अगर हस्बैंड डाइवोर्स देता है तो उसे देना ही देना है, राइट। लेकिन
जो हस्बैंड्स के समटाइम परसेप्शन ये होता है कि जो हमने तय कर लिया है हक महर, वो ड्यूरिंग मैरिज हमें देने की ज़रूरत नहीं, अगर हम तलाक देंगे तो सिर्फ तभी देना है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब हक महर सेट हो आप उसी वक्त अदा कर देना। आप क्या वेट कर रहे हैं कि हम 5 साल के बाद देंगे, क्योंकि देखें हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। लेट्स सपोज अगर हक महर तोले में सेट होता है 5 तोला, तो अभी 2026 चल रहा है, अगर वही 30-35 लाख तो बन गया, 30-35 लाख तो बन गए, तो आप उसी वक्त दे दें। आप अपनी जान भी तो छुड़ाए ना कि हाँ ठीक है जो हमने सेट किया है वो हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिटिगेशन में आ गए तो आपको तो सही की डज लगेगी, फिर तो आप यही सोचेंगे कि वो खुला ले ले तो हमारी जान छूटे। अगर हम डिवोर्स पे जाएंगे तो मामला अटका रहता है फिर इन चीज़ों में। तो वट एवर द अमाउंट विच हैज़ बीन सेट एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ निकाह, वो आप डावर अमाउंट दे के अपनी जान छुड़ाएं। क्यों लिंगर ऑन आपने किया हुआ है कि आप नहीं दे रहे हैं, नहीं जब मैं तलाक दूंगा तब दूंगा, सर्टेन डेट लिखवा लें। चले ऐसा भी हो सकता है कि शादियां हो गई हैं, बजट नहीं है, अभी नहीं दे सकता, तो उस निकाहनामे में लिखवा दें कि हम महीने के इस तारीख को ये डावर अमाउंट अदा कर देंगे, बात ही ख़त्म हो गई। वो डावर अमाउंट 10-20 साल से लटका हुआ होता है, और उसकी वर्थ फिर किससे, अगर आप गोल्ड की जैसे मैंने बात गोल्ड की, है तो बढ़ती जाएगी, वो तो फिर currency है तो करोड़पति घटती हो गई जाएगी। फिर औरत तो, मगर फिर वो यही होगा कि मैं डिवोर्स फाइल नहीं करूंगा, मैं कैसे गोल्ड दूंगा, मैं तो अब जॉबलेस हो गया हूँ। तो ये सारे यही फिर मैं आपसे पूछने वाला था कि हैव यू एवर सीन कि किसी ने कोई तलाक ना दे रहा हो बट ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा हो कि यार वो खातून है वो खुद खुला ले लें। बहुत अभी रिसेंट मैंने 2 दिन पहले ही अपनी एक क्लाइंट से बात की, तो उसने मुझे ये कहा कि अनम मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मेरा जो भाई है उसको मेरी भाभी इतना ट्रॉमेटाइज़ कर रही है, वो ये कह रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा उसको डिवोर्स, वो खुद खुला जाए, खुला के केस को अप्रोच करे कोर्ट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि यार वो तो पूरी लिस्ट बना रही है पूरी बैठी हुई कि ये कॉइन दिया था, ये वो दिया था, तो मेरा तो भाई वेट कर रहा है कि वो लिस्ट आए तो हम ज़रा देखें कि वर्थ कितनी बैठ रही है, हमने देनी है या उन्होंने हाँ। देनी। तो इस चक्कर में वो वेट एंड वॉच चल रहा है बाकायदा, और उसमें ये होता है कि अगर बच्चे हैं तो वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि औरत एक खुला के प्रोसेस या इवन डिवोर्स के प्रोसेस से जब वो एक अज्यूम कर ले ना कि उसे अपनी शादी तोड़नी है और आगे मूव होना है, तो वो माहौल घर का बहुत बुरा हो जाता है, जिसमें वो ना इधर की होती है ना उधर की होती है, और फिर ये लड़ाइयों में बच्चे इफेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होता। नाउ कमिंग टूवर्ड्स खुला या डाइवोर्स, जब हम डाइवोर्स की या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, अगर मैं टू बी वेरी पर्टिकुलर वर्ड में बात करूं, तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं हमारे पास कानून में, उसके किन किन वजूहात पे, किन किन ग्राउंड्स पे जो है एक मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है, या खातून जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या खुला सीख कर सकती है? ओके, सो एज कमिंग अप टू द पॉइंट, स्टैचुटरी ग्राउंड्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके हस्बैंड के वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता तो आप ले सकती हैं खुला। अगर मेंटेनेंस अमाउंट आपको 2 सालों तक पे नहीं हो रही तब आप खुला ले सकती हैं। आपका हस्बैंड जो है वो इलीगल एक्टिविटी में है, उसको सज़ा हो गई है कानूनी तौर पे और कोई लिंक नहीं है, उस पर आप ले सकती हैं। प्लस अगर विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज की है तो आप उस पर भी अपनी खुला ले सकती हैं। एंड व्हाट अबाउट क्रूएल्टी, अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो इस पे बिल्कुल फिजिकल अब्यूज़ तो इज़ ऑलमोस्ट देयर, बट मैं क्रूअल्टी पे ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ पे होता है, नहीं। अगर मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, तो उस पर भी आप खुला ले सकते हैं। इस पे एक रिसेंट आई थिंक जस्टिस आयशा मलिक ने एक बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट दी है। हैव यू गॉन थ्रू दैट, या आपने उसका कोई आइडिया है आपको? बिकॉज उस पर क्रूएल्टी को काफ़ी एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल, मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई कि क्रूअल्टी को ये देखा जाता है कि मारपीट है या नहीं है। फिर कोर्ट कहती है कि मेडिकल एविडेंस, आपने मेडिकल करवाया जब आपको मारा पीटा। जो जजमेंट आई है वो ऐसे आई है कि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल अब्यूज़, इट्स अबाउट इमोशनल ट्रॉमा एज वेल। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, आप इमोशनल अब्यूज़ से गुजर रहे हैं, यू कैन नॉट एबल टू वर्क, तो ये भी आपका क्रूअल्टी के सेक्शंस में आता है। तो इसको भी आप सेम फैक्टर पे कंसिडर करते हैं। इट्स लाइक मोर देन फिजिकल अब्यूज़। अच्छा, सो यहाँ पे हम सुनते हैं हुला भी और स्टैचुटरी ग्राउंड्स की भी हम बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है या दोनों में फ़र्क है, हुला में और स्टैचुटरी ग्राउंड्स पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में? देखें, क्योंकि हम इस जजमेंट के बारे में पर्टिकुलर होकर बात कर रहे हैं, तो देखें होता ये है कि आप डाइवोर्स भी ले सकती हैं इन अ सेंस कि आपने कोर्ट में अपना केस दाखिल कर दिया, और अगर आपके ये स्टैचुटरी ग्राउंड्स जो हैं वो उस पर फिट उतर रहे हैं तो कोर्ट आपको डाइवोर्स भी देती है। उसमें ये होता है कि आपका हक महर सेफ हो जाता है, क्योंकि वंस यू गेट द डिवोर्स
आपका हस्बैंड जो है वो बाउंड हो जाता है आपको हक महर देने के लिए। एंड अगर आप खुला अप्रोच कर रही हैं तो उसमें आपको हक महर फॉरगो करना होता है। अब कमिंग टू द सेम जजमेंट, इसमें यही हुआ कि हस्बैंड ने दूसरी शादी करी हुई थी और हस्बैंड ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो मेंटल टॉर्चर से बहुत गुजर रहा था और इस वजह से की, और वाइफ ने ये कहा कि मुझे फ़िज़िकल अब्यूज़ के अलावा इमोशनल अब्यूज़ भी वो कर रहा था, जिसकी बेस पर ये होना चाहिए था, बट इसको विदाउट हर कंसेंट लोअर कोर्ट ने खुला के उसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। इसमें ये बहुत क्लियरली बात लिखी गई है कि वाइफ की जब तक कंसेंट ना हो तो खुला ग्रांट नहीं होती। वाइफ की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ अपना केस डिसोल्यूशन ऑफ डिवोर्स का लेकर आई है आपके पास, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लेकर आई है आपके पास कोर्ट में, तो आपको वो पहले ग्राउंड्स देखने चाहिए कि क्या वो ग्राउंड्स फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर नहीं बैठ रहे हैं देन यू कैन आस्क द पार्टी के आपको खुला चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपने ओन डिसाइड नहीं कर सकते कि ठीक है ये डिवोर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, बट हम इनको खुला ग्रांट कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वन शी हैज़ डिसाइडेड शी कैन नॉट लिव विद द हस्बैंड, तो खुला में कर लेते नहीं, क्योंकि हक महर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें हस्बैंड जो है वो डंडी मारते हैं कि हमें हक महर नहीं देना, और परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वाइफ से परमिशन ले लें तो आप पोलीगैमी वाले केसेस से बच सकते हैं। और इवन मैंने ये प्रैक्टिस देखी है कि अगर हस्बैंड सेकंड शादी कर ले, थर्ड कर ले, फोर्थ कर ले, जितनी भी कर ले, अगर वो बैलेंस रख रहा है, सारी वाइफ्स को मेंटेनेंस भी दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, देन ही हैज़ द राइट। बट वो बैलेंस भी नहीं कर रहा, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा, मतलब वाइफ को कोई बेनिफिट उसके प्रेजेंस से नहीं मिल रहा, ट्रॉमा मिल रहा है, देन इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर द खुला थिंग। अच्छा, क्या वाइफ जो है वो खुद को खुद भी तलाक दे सकती है? बिल्कुल, मैंने इसको बिल्कुल इनिशियली मैंने आपको कॉलम 18 पे वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हाउ इट वर्क्स। ओके, इट वर्क्स लाइक दैट कि क्लॉज एज आई सेड क्लॉज 18 में तलाक़ तफ़वीज़ दैट इज़ राइट टू डिवोर्स, इसका एक ऑप्शन होता है जो कि हर लड़की को प्रोवाइड होता है, बट अगेन अवेयरनेस नहीं होती है उसमें। आपको ये बताया भी नहीं जाता कि आप इसको चेक मार्क कर लें, आपका ये राइट है और ये राइट आपको एंड में लिटिगेशन से बचाएगा। लेट्स फॉर सपोज खुदा न खास्ता अगर आप नहीं रहना चाहें या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाएं जिसमें आप एज अ वाइफ जो हैं वो उसके साथ नहीं रहना चाहें, तो उसमें जो है मैं समझती हूँ कि तलाक़ तफ़वीज़ जो है वो आपको सेव करता है in order to have litigation in the court, सारी ख्वारी, सारा ट्रॉमा। और अगर आपके पास वो ऑप्शन आप अवेल उस टाइम निकाह नामा के साइन करने से पहले ये कर लें तो आप अपने आप को ही डिवोर्स दे सकती हैं। अच्छा, ये सारी राइट्स की हमने बात कर ली, बट जब भी कोई राइट वायलेट होता है तो हमने कोर्ट में जाना होता है। उसमें आपसे थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसीजर जानना चाहूँगा कि किस तरह से कोर्ट, कहाँ से केसेस इनिशिएट होते हैं और किस तरह से वो प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं, कौन कौन से उस पर स्टेजेस आते हैं, क्या प्रोसेस होता है लिटिगेशन में। ओके, अगर हम एक नॉर्मल सूट की बात करें, फैमिली केस की बात करें, सबसे पहले तो आप अपनी प्लेंट जो है वो दाखिल करते हैं कोर्ट में। कोर्ट उस बेसिस पे जो है वो इशू करता है नोटिस टू अदर पार्टी सो दैट द पार्टी कैन अपेयर और वो अपना जो है वो स्टांस जो है वो मेंशन कर सके, इस्टेब्लिश कर सके इन अ फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट जब उसकी आ जाती है तो एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस है, वो कोर्ट जो है वो ट्राई करती है कि अगर रिकन्साइल मैटर अगर हो जाए। सो उसमें जो है वो मीडिएशन प्रोसेस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन आती हैं, क्योंकि हर किसी की कोशिश ये होती है कि घर बच जाए। इवन मेरी भी कोशिश यही होती है कि अगर मैं रिकन्साइल करके पार्टीज़ को आपस में बिठा के, क्योंकि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, बट क्योंकि वो ईगो फैक्टर आ जाता है, टेबल टॉक नहीं हो रही होती है, लोगों की बातों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा समझा जाता है, उनकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिकॉज आप जब अपने एक इमोशनल ट्रॉमे से चल रहे होते हो तो आपको अपनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी लैक कर रही होती है, तो आप अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हो। सो बेसिकली लॉयर की भी कोशिश होती है, कोर्ट की भी कोशिश होती है, बट इफ़ थिंग्स डज नॉट वर्क आउट तो फिर आपके इशूज़ फ्रेम होते हैं, देन फिर आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, पार्टी को बुलाया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, देन आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो वकील आपस में करते हैं, देन उसके बाद जजमेंट, एंड जजमेंट के बाद इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट यू कैन अपील फॉर इट। तो कितना टाइम तकरीबन लग जाता है इस सारे प्रोसेस में? ओके, सो बेसिकली खुला का जो टाइम होता है वो होता तो 3 months का है, बट एज आई सेड कि लिटिगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोर्ट का प्रेशर भी देखा जाता है कि कोर्ट के पास कितना बोर्ड है, कितना वो मैटर टेकअप कर सकते हैं,
एडजर्मेंट्स भी हमें देखनी पड़ती है कि अदर साइड कितना तंग करे, क्योंकि जब तंग करने पे आते हैं तो एक 3 मंथ्स का जो केस है वो 6 मंथ्स पे चला जाता है, इवन 8 मंथ्स का पे भी चला जाता है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। लोग जो हैं वो रिकॉलिंग एप्लीकेशन भी डाल देते हैं कि एक मैंने केस देखा कि उनको रिटन स्टेटमेंट के 2-3 बार चांस दिए गए। पहले तो एक रीज़न ये आया कि जो प्लीडिंग है वो रीडेबल नहीं है तो दोबारा दे दिया जाए, 15 दिन और खिंच गए उनके। फिर उसके बाद रीडेबल उनको दिया कि अब आप रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये आया कि द लॉयर इज़ बिज़ी बिफोर अनदर बेंच, हाई कोर्ट में, तो वो आ नहीं सकते हैं। एक और डेट हो गई, फिर उसके बाद एक और डेट हुई, वो ऐसी हुई कि उसमें उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट की माँ को कैंसर है तो वो खुला का केस परस्यू नहीं कर सकता। तो उस पर भी मुझे हैरत हुई कि खुला का केस तो बेसिकली डिफेंडेंट का है, उसकी माँ का उससे क्या ताल्लुक है। उस पर भी डेट हो गई। फिर जब अल्लाह अल्लाह करके प्री ट्रायल का प्रोसेस आता है कि प्री ट्रायल हो जाए, तो उसमें एक रिकॉलिंग की एप्लीकेशन डल जाती है कि रिकॉलिंग ऑफ ऑर्डर, हमारा तो सेटलमेंट हो रहा था और ये जो है कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहती हूँ कि जब औरत डिसाइड कर ले, कोर्ट में आ जाए, बोल दे कि मुझे नहीं रहना, तो एज सून एज़ पॉसिबल अपनी आप जो हैं वो जान छुड़ाएं और ख़त्म करें इसको। जब औरत रो रही होती है, तड़प रही होती है, एक सेपरेशन जोन होता है, उसमें वो आपसे कह रही होती है कि मेंड योर वेज, देख लो। क्योंकि मैंने देखा है हर केस में औरत टाइम ज़रूर देती है अदर साइड को सोचने का, समझने का, मगर उस वक्त जो है मैं ये समझती हूँ हस्बैंड जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं जाएगी, ये तो हमसे बहुत प्यार करती है, ये तो पागल हुई हुई है, कहीं भी नहीं जाएगी, हम इसी तरह इसको चलाएंगे। बट जब वो 360 डिग्री का जो चेंज उसके अंदर आता है, वो ऐसा अनबिलीवेबल होता है कि उसमें सब शॉक में चले जाते हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह करेगी। वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी सुनी नहीं जाती, शादी के दौरान समझी नहीं जाती, उसे टाइम नहीं दी जाता, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इवन रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप कोर्ट में आ जाएं, केस फाइल कर लें, तो अदर साइड को भी समझना चाहिए कि अब तो वो आ गई है और खुला बेसिकली हर औरत का राइट है एज़ पर शरिया, कि आ गई है तो बस अब उसे खुला दे दी जाए। तो बजाय लड़ने के, एक दूसरे पे एलिगेशंस देने के, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो रहे हैं, काउंटर एफिडेविट फाइल हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है जैसे पता नहीं कौन सी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस पर आप लड़ रहे हैं। आप उसको रिलीज़ करें अपने रिलेशनशिप से, उसको भी आज़ाद करें, उसको भी जीने का हक है, और अगर उसके पास बच्चे हैं तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसे अपने बच्चों को पालना भी है अकेले, और उसे अपने फाइनेंसिस पे भी देखना है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो जजमेंट्स हमारे आ रहे हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, वो ज़्यादातर इस बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि व्हाट अबाउट फाइनेंस ऑफ दैट वुमेन जिसकी खुला हो गई है, उसके पास अब क्या है। उसके पास इतना तो रेशियो होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, बिकॉज फ्रॉम द स्क्रैच अब करेगी जो भी करेगी। पहले तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, अब हस्बैंड के साथ नहीं है, तो उसको अपने फाइनेंस देखने हैं, अपने बच्चे को पालना है। उसको एक चैलेंज होता है उसके लिए। एक तो चैलेंज से वो निकली अपनी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, दूसरे चैलेंज में आएगी कि अब उसे ब्रॉटअप करना है अपने बच्चे को, अपने आप को भी संभालना है। एक टॉक्सिक सोसाइटी है जो कि आपको रहने नहीं देती आफ्टर गेटिंग डिवोर्स। तुम्हारी तो तलाक हो गई, ये कैसे हो गया, वो हो गया, उसको उसे भी देखना है, उसे सुनना भी है, उसका जवाब भी देना है, और अगर जवाब नहीं देना तो टॉलरेंस लेवल भी है। तो मैं समझती हूँ कि औरत को है बेसिकली सिक्योरिटी देनी चाहिए एक सेंस में, कि आपको उसको पावर देना चाहिए। और सारी मैं आपके इस पॉडकास्ट के उससे मैं ये कहना चाहूँगी सारी वुमेंस को कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। जलने वाले लोग इर्द गिर्द बहुत होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देते। बट व्हाट, अगर आप किसी का ज़रिया बनेंगे हेल्प का, तो अल्लाह ताला आपकी कहाँ से मदद कर देगा, किस मुश्किल लम्हे में, आपको पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली अच्छा, एक मासूमाना सवाल होता है क्लाइंट्स का। जब भी कोई फैमिली केस के बारे में मुझे कोई कॉल आती है या क्लाइंट्स आते हैं, पूछते हैं कि वकील साहब खर्चा कितना आएगा। तो ऑल दैट डिस्कशंस, राइट, सारी चीज़, उसके बाद आता है खर्चा, एक्सपेंस इन द कोर्ट, फी ऑफ लॉयर, वो कितना खर्चा आता है इस सारे केस में? देखिए, वो तो वेरी करता है कि आपका केस कैसा है, आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल वर्थ ऑफ क्लाइंट भी तो मैटर करती है ना। अब कोई वकील एक उस केस को करेगा 20,000 में, तो वो 20,000 वाली सर्विस ही देगा,
वो शायद उस दिन आपसे पैसे लेगा, अगले दिन वो मिलेगा भी नहीं, फिर आप रोते रहेंगे कि हमें सस्ता वाला मिल गया। वो होता है ना, कहावत होती है, सस्ता रोए बार बार। हाँ, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। वो सस्ता रोए बार बार। और अगर आपको क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, आपको सिंसेरिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तो आई वुड से कि एक अच्छा लॉयर करें जो कि ना सिर्फ आपको बचाए, आपके अपने केस को भी पर्सनली लेके चले। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं वो आप इतना चार्ज कर रही हैं, वो तो इतना चार्ज कर रहा है। मेरा ये सवाल होता है, अगर वो इतना चार्ज कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों बता रही हैं कि वो इतना चार्ज करे? आप जाएं बिस्मिल्लाह करें। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने उस अमाउंट को जस्टिफाई करने के लिए बैठ जाए अपने क्लाइंट के पास कि नहीं मुझे तुम इतने ही पैसे दो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप आगे मूव ऑन करें। बट बिलीव मी कि जितना एक्सपीरियंस आपका लॉयर होगा और जितना अच्छा उसका वर्क होगा, उतने ही बेहतर तरीके से वो आपके केस को लड़ सकेगा। और ये अगर आप सस्ते पे चले जाएं, फिर आपको रोकर उसी के पास ही आना है, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप एक अच्छा लॉयर जिसकी एक रेपुटेशन हो, जिसका काम अच्छा हो, जो सिंसियर हो, आप उसको हायर करें। नहीं, बात तो ठीक है, बट फिर सवाल वहीं का वहीं है कि मिनिमम कितना खर्चा आएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। देखिए, एक्सपेंसेस अलग होते हैं, प्रोफेशनल फीस अलग होती है। इंक्लूड करें सारी चीज़, सब include कर दूं। क्लाइंट्स की जेब से कितने जाएंगे? ओके, क्लाइंट्स की जेब से कितने जाएंगे? ओके, मतलब सारे फैमिली केसेस का बताऊं या फिर अप्रोक्सीमेट आई वांट कि रेंज के यहाँ से लेके 20,000 से लेके 20 लाख तक। देखिए, 20,000 वाली तो बात मैंने ऐसी जनरल बोली थी। आजकल महंगाई बहुत है और एक्सपेंसेस, फ्यूल, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ड्राफ्टिंग, ये सब देखना होता है, हमारे जूनियर्स होते हैं उनको भी देना होता है। सो आई वुड से अगर बहुत ही सिंपल सा केस है, खुला का केस है, जिसमें आपको लग रहा है कि अदर साइड इतना चैलेंज नहीं करेगी, क्योंकि कुछ केसेस आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें आपको पता होता है कि हस्बैंड कोर्ट में नहीं आएगा, ये एक्स पार्टी हो जाएगा, तो एक्स पार्टी में तो आपको जल्दी आप फारिग हो जाते हैं, व्हेन यू सी के अदर साइड जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो आप उसमें आप 2 लाख रुपए ले लें, कुछ मतलब इतना अमाउंट ले लें। अगेन आई वुड से क्लाइंट की फाइनेंशियल वर्थ को देखें। अगर वो बेचारा बहुत ही गरीब है तो मैं तो प्रो बोनो केसेस भी कर लेती हूँ। मुझे वो नहीं होता कि मुझे ये होता है कि इफ़ यू कैन नॉट एबल टू अफोर्ड एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली और आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मैं फिर उनके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो कोर्ट के आते हैं, लेट्स सपोज 30,000 हो गए, 40,000 हो गए, मैं सिर्फ वो लेके उनके वो भी कर देती हूँ। बट इट रियली डिपेंड्स हाउ सीरियस इज़ द केसेस। अब ये नहीं कि हर कोई मेरे पास ही आ जाए कि ये प्रो बोनो कर रही हैं, बट ये कि मैं फिर देखती हूँ कि कितनी हायर साइड पे कहाँ तक जाती है? हायर इज अबव लाइक आई वुड से अबव 5 लाख, इस तरह करके। मिलियंस में नहीं जाती? नहीं, फैमिली केसेस तो बहुत छोटे हैं। अब अगर प्रॉपर्टी के हों तो आई वुड से हाँ 5 मिलियन चार्ज कर लो, इतना कर लो। वो भी प्रॉपर्टी की अगेन वो वर्थ के ऊपर होता है कि कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बट फैमिली केसेस तो आई विल नॉट एडवाइज एनीवन कि आप 5 मिलियन चार्ज कर लिए, मतलब ऐसा भी कौन सा फैमिली केस है। बट ये कि अगेन आप देखें कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और आपको अपने भी प्रोफेशनल फ़ीस भी लेनी है। ऑब्वियसली आपकी मेहनत होती है, लीगल रिसर्च आप उस पर करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रेडी करते हैं, केस लॉ साइड करते हैं, वो भी तो एक मेहनत होती है ना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन, फॉर नॉलेज, एंड इट वाज एन इंसाइटफुल पॉडकास्ट। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा एंड व्यूअर्स ने भी इंजॉय किया होगा। व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट से उन्हें कुछ सीखने को मिला है, पॉडकास्ट अच्छा लगा, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अब। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।